डी ब्लॉक चैप्टर में हमारे पास टॉपिक है आज एटॉमिक रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D सीरीज के अंदर आपके पास डी सीरीज है जिसमें 3D सीरीज होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज आती है। 4D सीरीज में आते हैं 4D सीरीज में आते हैं वाई से लेकर कैडमियम तक, वाई से लेकर कैडमियम तक। 5D सीरीज में आते हैं 5D सीरीज में आते हैं La से लेकर मरकरी तक। और 6D सीरीज में आता है 6D सीरीज में आता है AC से लेकर 104 और उसके बाद कंटिन्यूटी में जो भी एलिमेंट है। ओके, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज हमने डी ब्लॉक में मानी। अगर हम सबसे पहले 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक यहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, तो हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। यहां मैंने लिखा जेड एटॉमिक नंबर और यहां लिख दिया मैंने आर रेडियस, एटॉमिक रेडियस। इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ होता है। मतलब स्कैंडियम से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, मतलब रेडियस लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहां तक आयरन है ये लास्ट एलिमेंट। स्कैंडियम 21 से आयरन 26 तक लगातार रेडियस डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। ओके, उसके बाद यहां से कोबाल्ट 27 और ये हो गया निकिल 28। ये यहां से लेके यहां तक दो एलिमेंट है, कोबाल्ट और निकिल। यहां रेडियस कांस्टेंट है। उसके बाद ऐसे करके चलें तो ये कॉपर 29 और 30 जिंक। ऐसे करके देखोगे तो रेडियस बढ़ रही है। तो इस जगह पर रेडियस द्वारा से इंक्रीज हो रही है। तो स्कैंडियम से घटते हुए आई, डिक्रीज होती हुई आई आयरन तक। फिर कोबाल्ट निकल दोनों एलिमेंट रेडियस कांस्टेंट। फिर कॉपर जिंक की तरफ चले तो रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो इसके हिसाब से जो ऑर्डर है वो क्या है, तो ऑर्डर जो हमारा बन रहा है वो है स्कैंडियम 21, उससे कम रेडियस घटेगी आयरन तक। टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज Mn 25 और आयरन 26। रेडियस लगातार डिक्रीज हुई। ओके, उसके बाद कोबाल्ट 27 और निकिल 28 की रेडियस लगभग बराबर। उसके बाद फिर दोबारा से इंक्रीज हुआ 29 कॉपर और जिंक 30। तो ये ऑर्डर हमने अरेंज कर दिया 3D सीरीज में 21 से 30 तक के एलिमेंट्स का। अब बात आती है क्या मेन कॉज है इसका, वो हमको समझना है। थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो हमने किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन किया 21 स्कैंडियम का, मान लो, तो ये आया आर्गन 18 3D4S2 18 तो 20 हो गए और ये 3D21। ओके, तो इसमें दो सेल आ रही हैं 3D और 4S। इस पर विशेष टॉपिक ध्यान से सुनना। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हो गई आपकी 3D सेल, इसको मैंने बोल दिया 3D सेल, और ये हो गया आपका 4S सेल।
ये आपका 4s है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है 4s का और यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठी है 3d के। ओके, अब जो भी इलेक्ट्रॉन हम आगे बढ़ाएंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो वहां डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। ओके, अब देखो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर 4s पर न्यूक्लियस के द्वारा एक तो होगा अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक तो होगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन जो इनर सेल है 3d, उसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ करेंगे रिपेल, तो यहां एक फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो यहां दो फोर्स काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस का इस बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स, और इनर सेल के द्वारा बाहरी सेल पर बाहर की तरफ रिपल्सन फोर्स, दो फोर्स काम कर रहे हैं। अब हमको समझना ये होगा कि कौन सा फोर्स कब ज्यादा होगा, कब फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, रिपल्सन कब ज्यादा होगा, ये हमको समझना है। तो उसके जो केस है उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ग्रेटर है रिपल्सन फोर्स से, अगर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर है रिपल्सन से, मान लो अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेंगे, तो इसका मतलब साइज डिक्रीज होगा। तो स्कैंडियम 21 से 26 आयरन तक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स से, इसलिए साइज लगातार डिक्रीज होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स इक्वल हो जाए तो एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि कोबाल्ट और निकिल में हो रहा है, कोबाल्ट और निकिल में हो रहा है। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए रिपल्सन फोर्स, बाहर की तरफ रिपेल ज्यादा हो, तो साइज इंक्रीज होगा, और ऐसा हो रहा है कॉपर और जिंक में, साइज इंक्रीज हो रहा है। अब बात आती है रिपल्सन फोर्स कब ज्यादा होता है, रिपल्सन फोर्स का इफेक्ट कैसे दिखेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां लिख देता हूं मैं, जैसे 29 कॉपर, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आता है आर्गन 18 3d4s110। तो डी में ये कंप्लीटली फिल्ड है, डी है फुल फिल्ड। जब डी सबसेल आप बनाओगे, उसमें 5 ऑर्बिटल आप दिखाते हो। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे 1 2 3 4 5। जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई रिपल्सन नहीं है। जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई रिपल्सन नहीं। अब जैसे ही पेड़ में आया तो अब रिपल्सन के चांस थोड़े बने, और पेड़ में आया थोड़ा और रिपल्सन बढ़ा। जैसे ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कंप्लीटली फुल फिल्ड हो गया, तो यहां रिपल्सन के चांस बढ़ जाते हैं, सबसे इंक्रीज हो जाते हैं। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तब रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होगा, और वो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में आएगा, अट्रैक्शन की तुलना में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो गया। यहां मैंने Z लिखा एटॉमिक नंबर और यहां लिखा रेडियस। मैं आपको बता दूं 3D सीरीज से ज्यादा रेडियस होती है 4D सीरीज की। 3D सीरीज से ज्यादा रेडियस होती है 4D सीरीज की, और 4D और 5D सीरीज की एनर्जी, सॉरी रेडियस लगभग सेम होती है। अब ये क्या चक्कर है, थोड़ा ध्यान सुनना। हम सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं 3D सीरीज का। तो मैंने अभी ग्राफ बनाना सिखाया था, ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ। तो ये हो गया 3D सीरीज का ग्राफ। पहले डिक्रीज यहां से लेके यहां तक, फिर ये कांस्टेंट, और फिर ये इंक्रीज। ओके, अब अगर हम 4D का ग्राफ बनाए, किसका, 4D का,
तो 4D का ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये 4D का ग्राफ आया, ये 4D का ग्राफ है। देखो यहाँ इससे ऊपर आ रहा है, ये इससे ऊपर आ रहा है, मतलब 3D से ज़्यादा रेडियस होगी 4D की, तो ये 4D का ग्राफ हो गया। लेकिन जब हम 5D का ग्राफ बनाते हैं, 5D का, तो ग्राफ इस तरह से आता है। वो बना देता हूं इसको। ये मैंने यहां क्रॉस किया, फिर इसके पैरेलल चलाया, बहुत ही क्लोज्ड, ऐसे क्लोज पैरेलल चला रहा हूं, क्लोज पैरेलल चला दिया 5D। ये क्या चक्कर है, क्लोजली बहुत, ये मैंने दिखा दी है आपको थोड़ा दूर, लेकिन ये आपको बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो यहां ऐसा लग रहा है कि 3D को अगर हम चेक करें इस पॉइंट पर, तो देखो 3D से ऊपर है 4D 5D का ग्राफ, मतलब 3D से ज़्यादा रेडियस है 4D और 5D की, लेकिन 4D और 5D का जो रेडियस है वो पैरेलल चल रहा है, बहुत क्लोजली चल रहा है, इसलिए 4D और 5D की रेडियस लगभग इक्वल होती है। इसका क्या मतलब है, इसको डिटेल में समझा रहा हूं। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने 3D सीरीज, 4D सीरीज और ये 5D सीरीज ली, टाइटेनियम 3D में आता है, टाइटेनियम एलिमेंट 3D में आता है। उसके बाद में लिया जिरकोनियम 4D में और ये हाइपनियम 5D में। तो 3D से रेडियस बड़ी होगी जिरकोनियम की, टाइटेनियम से बड़ी हो गई जिरकोनियम, क्योंकि 3D से बड़ी है 4D की, लेकिन हम दोनों की लगभग सेम है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस लगभग इक्वल हुई क्यों, इसका क्या कारण है, तो इसका कॉज पढ़ना है हमको। वैसे जनरली अगर हम देखें, इस सीरीज को छोड़ दें और हम पढ़ें स्कैंडियम, फिर बाई और एली, इस ग्रुप में आ जाए, तो नीचे की तरफ जाने पर साइज इंक्रीज होता है। तो स्कैंडियम से बड़ा बाई का और बाई से बड़ा एली का। अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो जिंक से बड़ा कैडमियम, कैडमियम से बड़ा मरकरी, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अचानक जिरकोनियम और हाफनियम तक पहुंचते पहुंचते इक्वलिटी क्यों आ गई, इक्वलिटी क्यों आ गई। देखो जनरली यहां देखोगे तो डिफरेंस दिख रहा है, यहां के बाद ये पैरेलल हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह, हाँ भाई, एटॉमिक रेडियस में अगर हम देखें तो ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो जिंक से बड़ा कैडमियम, कैडमियम से बड़ा मरकरी, लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम की बात करते हैं, तो जिरकोनियम हाफनियम का लगभग सेम आ रहा है। ये क्या चक्कर है, एक्चुअल में यहां इनका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब इनका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको क्या चेंजेस दिखाई देंगे वो हमको समझना है। तो जरा ध्यान से सुनना। हमने 40 जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन किया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो आ रहा है 4D2 5s2, 4D सीरीज हो गई। और हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन किया, हाफनियम 72 होता है, तो यहां आ रहा है 4f14 5d2 और 6s2, ये 5D सीरीज हो गया। समझना ध्यान से। तो हमने क्या विशेष देखा, विशेष ये देखा इसमें कि इसमें एक 4f ऑर्बिटल आ गया है, इनमें नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन में 4f, इसलिए यहां एक्सेप्शन नहीं लगा। लेकिन इस जगह पर हाफनियम में 4f आ गया। अब 4f आने का क्या मतलब है, 4f आने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो हमको समझना है। f जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, काफी कॉम्प्लेक्स और काफी बड़े साइज का, 8 फोल्डेड होता है, मैंने 4 ही फोल्ड दिखाए हैं, ये काफी बड़े साइज का होता है। तो हम यहां लिख रहे हैं f ऑर्बिटल जो हाफनियम में आ गया है उसका साइज काफी बड़ा है, f ऑर्बिटल का साइज
काफी लार्ज होता है। लार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो डिफ्यूज हो गए, क्योंकि साइज बड़ा है, कहीं भी रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये फार अपार्ट है, दूर दूर रहते हैं। फार अपार्ट मतलब दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर होंगे तो इनके द्वारा रिपल्सन कम होगा, इनके द्वारा, इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्सन है वो बहुत ही कम होगा, रिपल्सन कम होगा। कहना क्या चाहता हूं उसे समझो अच्छी तरह से। रिपल्सन कम होगा, इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा रफ करके समझाऊंगा। ये मैंने रफ कर दिया, अब अच्छी तरह समझना। हमने यहां लिखा न्यूक्लियस, इस जगह पे लिख दिया 4f, उसके बाद था 5d, उसके बाद था 6s। इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। ये न्यूक्लियस पूरी कोशिश कर रहा है इस s के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करने की, ओके। लेकिन d में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, f में 14 इलेक्ट्रॉन थे, f कंप्लीटली फिल्ड था, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे 14 के वो पास पास नहीं है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज है, मतलब दूर दूर है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन जब दूर दूर होंगे तो इनका इस पर रिपल्सन, इन सब का इस पर रिपल्सन बहुत ही कम होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, 6s इलेक्ट्रॉन पर 4f के द्वारा जो रिपल्सन फोर्स है, जो रिपल्सन फोर्स है वो बहुत ही कम लगेगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि 4f की शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग वेरी पुअर। शील्डिंग पुअर है मतलब ये पास पास नहीं है, शील्ड ढंग से नहीं कर पा रहा है, डिफ्यूज फॉर्म में है, मतलब इनका रिपल्सन कम है। तो रिपल्सन जो है बहुत कम है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस जगह पर अट्रैक्शन ज्यादा है, किससे, रिपल्सन से। अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन बहुत ही कम है, मान लो। अब इससे होगा क्या, वो हमको समझना, अच्छी तरह समझना कि इससे क्या होगा। जैसे हमारे पास अरेंजमेंट था कि ये न्यूक्लियस है, ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस 4D की और ये रेडियस है 5D की, ऐसी तो होगा। लेकिन 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 हमें ऐसा लग रहा है कि 4D से ज्यादा रेडियस है 5D की। बिल्कुल सही है, जनरली ऐसा ही होना चाहिए, 4D से ज्यादा होनी चाहिए रेडियस 5D की, जो कि कहां होती है, जिंक, कैडमियम और मरकरी में ये कंसेप्ट लग रहा है। लेकिन 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 ध्यान सुनना, लेकिन जिन 4D के साथ 4f आ गया, जिन 4D के साथ 4f इलेक्ट्रॉन आ गया, 4f इलेक्ट्रॉन, उनमें क्या हुआ, उनमें क्या हुआ, रिपल्सन फैक्टर, इसके द्वारा जो रिपल्सन फैक्टर है वो बहुत ही कम हो गया, लेस हो गया और अट्रैक्शन प्रभाव ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से 5D के इलेक्ट्रॉन इस जगह पर ना रहकर, इस जगह पर एग्जिस्ट ना करके वो अंदर की तरफ सरके, अंदर की तरफ सरके और 4D के जस्ट इक्विवेलेंट में आ गए 5D। और ऐसी कंडीशन में 5D के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ सरके 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 और वो 4D के बराबर ही आ गया। इसलिए साइज इन दोनों का लगभग इक्वल हो गया। इस कंडीशन को, इस कंडीशन को, क्योंकि इसमें 4f आने की वजह से हो रहा है, इस कंडीशन को हमने नाम दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दिया, लैंथेनॉइड। 4f की वजह से ऐसा हो रहा है, 4f आता है लैंथेनॉइड में, तो इसे बोलते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा,
इन दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा उसे थोड़ा समझ लो। इन दोनों के लिए लिख रहा हूं, केवल इन दोनों के लिए, ये रफ कर देता हूं थोड़ा सा मैं। इन दोनों पर क्या फर्क पड़ने वाला है इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से? पहला, साइज लगभग इक्वल हो गया, साइज लगभग दोनों का इक्वल हो गया, बिल्कुल सही। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की लगभग सेम हो जाएगी, और दोनों को के मिक्सचर को, अगर ये दोनों मिक्स हैं तो उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड टू ईच अदर। इन दोनों को आपस में अलग नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा क्लोज हो गए हैं। और ऐसा सब क्यों हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? 4F के आने की वजह से। और 4F की आने का क्या प्रभाव है? पुअर शील्डिंग। ये पुअर शील्डिंग कर रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको हम नाम दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना एक पॉइंट, एक होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो कि डेवलप होता है 4F के आने से, एक होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो डेवलप होता है 5F के आने से। ये लेंथेनॉइड, एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड, और ये एक्टिनॉइड में देखने को मिलेगा। एक एफ ब्लॉक होता है जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दो ग्रुप होते हैं। लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4F की वजह से, और एक्टिनॉइड में 5F की वजह से। अगर यहां बात करें तो लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड की रेडियस बड़ी होती है, लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड की रेडियस बड़ी होती है। क्या मतलब है इसका, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। 4F का साइज अगर हम माने कि बड़ा है, तो ये मैंने माना कि 4F का साइज बड़ा है। 4F ऑर्बिटल का साइज लार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन 5F का साइज तो इससे भी बड़ा होगा। 5F का साइज तो इससे भी बड़ा होगा। 5F साइज वेरी लार्ज, मैं 4F की कंपेयरिंग में वेरी लार्ज बोल रहा हूं। यहां इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज मोर, यहां इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर दूर रहेंगे। अब क्या होने वाला है, जब यहां इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, दूर दूर हैं, तो हमने यहां नाम दिया ये पुअर शील्डिंग करेगा। ये क्या कह रहा है, मैं तो वेरी पुअर शील्डिंग करता हूं, वेरी वेरी पुअर शील्डिंग। अगर यहां रिपल्सन, वैसे तो कम होता है रिपल्सन, अगर दोनों में रिपल्सन की कंपेयरिंग करें तो यहां रिपल्सन फोर्स कंपेयरिंग में कराओ इन दोनों की, थोड़ा ज्यादा होगा, यहां रिपल्सन फोर्स थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये दोनों के फोर्स अट्रैक्शन के फोर्स से तो कम ही होंगे। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा इन दोनों से ज्यादा है। लेकिन कंपेयरिंग में रिपल्सन की बात करूं तो यहां रिपल्सन ज्यादा, यहां रिपल्सन कम। अब रिपल्सन कम होगा तो यहां अट्रैक्शन और ज्यादा, तो इस जगह पर अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां अट्रैक्शन है। तो बताइए, जहां अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, रिपल्सन तो कम है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो साइज एकदम क्या होगा, खिंचेगा। तो यहां हम बात करें, थोड़ा उल्टा लिख दिया, इन दोनों के साइज की बात करें तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में किसका साइज बड़ा होगा, तो हम कहेंगे लेंथेनॉइड का, लेंथेनॉइड की रेडियस ऐसे कह लो बड़ी होगी एक्टिनॉइड की रेडियस से। कॉन्ट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी, तो हम कहेंगे 4-5F वाले में, एक्टिनॉइड में। ओके, यहां तक क्लियर। अब बात आती है यहां, ये था कंसेप्ट एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट डी ब्लॉक के लिए।
हमने अभी पढ़ा स्कैंडियम 21 से Fe26 तक रेडियस डिक्रीज हुई थी, रेडियस डिक्रीज हुई थी। फिर इधर कोबाल्ट और निकिल की रेडियस कांस्टेंट हो गई थी, रेडियस कांस्टेंट हो गई थी, बराबर हो गई थी। और फिर कॉपर और जिंक में फिर रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो गई। अगर यही बात हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। यहां साइज डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो हम यहां लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। ओके, यहां साइज कांस्टेंट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होगी इन दोनों की लगभग। अब प्रॉब्लम आ रही है यहां जिंक और कॉपर में रेडियस इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। यह आ गया एक्सेप्शन। जब रेडियस इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? यहां कॉज क्या है? अचानक ये लास्ट में धोखा क्यों हो गया वो हमको समझना है। एक्सेप्शन क्यों आया? जैसे जिंक का साइज इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज द साइज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी हाई है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है जिंक के अंदर जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 3d4s2 3d10 D10 फुल फिल्ड है और फुल फिल्ड होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल, और स्टेबल सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो गई। ओके, अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास है कॉपर और जिंक, देखना है इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो 29 कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d4s110 और जिंक 30 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d4s210। अब सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर्स्ट। ये 4s1 की हम बात कर रहे हैं। 4s1 हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, और 4s2 है फुल फिल्ड, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए कॉपर का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा हुई? जिंक की। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, जब सेकेंड की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, तो यह स्थिति बनेगी अब 3d10, और यहां स्थिति होगी 3d10 और 4s1। अगला इलेक्ट्रॉन मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा S से और यहां निकलेगा D से, तो ये तो है फुल फिल्ड, और यहां ये है आपका हाफ फील्ड। दूसरा 3D पहले आता है किससे? 4s से। ये न्यूक्लियस
पहले 3D आएगा फिर 4s, तो यहाँ 3D पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो कॉपर फर्स्ट और जिंक फर्स्ट कंडीशन थी। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयोनाइज एनर्जी इसकी यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए कॉपर की सेकेंड आयोनाइज एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए सेकेंड एनर्जी कॉपर की ज़्यादा होगी जिंक से। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसी तरह के हम चेक करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नीज और क्रोमियम। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर्गन 18 3d4s2 3d5, क्रोमियम 24, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 3d4s1 3d5। अब देखो यहाँ 3d5 है, यहाँ भी 3d5 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहला 4s से और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 से। ये कैसा है? हाफ फील्ड। ये कैसा है? फुल फील्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैग्नीज की फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी से बड़ी होगी। मैग्नीज की बड़ी होगी, क्रोमियम की छोटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बचा 3d5 4s1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बचा 3d5। अब देखो ये 4s है हाफ फील्ड, ये 3d5 है हाफ फील्ड, दोनों ही हाफ फील्ड है, लेकिन ये 3d का है और ये 4s का है। सोचो ये न्यूक्लियस पहले आएगा 3d फिर आएगा 4s, तो 3d पर अट्रैक्शन ज़्यादा, ये ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के, अट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। 3d के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इस जगह पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैग्नीज की सेकेंड और क्रोमियम की सेकेंड किसकी ज़्यादा है? क्रोमियम की। आयोनाइज एनर्जी मैग्नीज के सेकेंड आयोनाइज एनर्जी से क्रोमियम की ज़्यादा होगी। ओके, अब एक केस और समझना है, थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास 3D से बड़ा साइज था 4D, और 4D का कहीं कहीं 5D के साथ साइज लगभग सिमिलर आ रहा था, कहीं कहीं आ रहा था। ये तो हो गया साइज का ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहां चेक करोगे इन दोनों में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, मतलब 3D की साइज छोटी है 4D से, साइज छोटा है इसका तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो 3D की एनर्जी ज़्यादा है 4D से। यह है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एक्सेप्शनली 5D का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 5D की, पुअर शील्डिंग की वजह से। तो मान लो हमारे पास है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये हो गया 3D सीरीज का, ये 4D सीरीज का और ये 5D सीरीज का। तो सबसे ज़्यादा होगा गोल्ड का 5D, फिर 3D मतलब कॉपर, फिर सिल्वर। तो यहाँ ये एक्सेप्शन केस है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।